स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ये अब गति के नियम पढ़ रहे हैं। गति के नियमों में न्यूटन के 3 नियम हैं गति के, हमको उन्हीं के बारे में पढ़ना है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो काइनेमेटिक्स पढ़ा है, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में हम गति के बारे में तो पढ़ते हैं, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे, लेकिन वो गति जो पैदा हो रही है उसका क्या कारण है इसके बारे में हम नहीं पढ़ते। हम शुद्ध गति से ही संबंधित रहते हैं। यहाँ हमको उसके बारे में भी पढ़ना है जिसके कारण से गति पैदा होती है, और गति के पैदा करने का जो कारण है उसे हम बल कहते हैं। तो थोड़ा सा हम बल के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। बल या फोर्स, हमें जानते हैं कि यदि कोई भी किताब किसी मेज पर रखी हुई है और यदि उसको हम ना हटाएं तो वो वैसे ही रखी रहती है, यानी उस मेज से वो स्वतः नहीं जा सकती। उसको ले जाने के लिए कोई न कोई बाहर से प्रयास करना पड़ता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई गेंद आ रही है तो उस गेंद अपने आप नहीं रुक जाएगी, उसको हमको रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। या किसी भी ढलान पर कोई भी पत्थर या कोई भी ट्रक लुढ़कती हुई चली आ रही है तो वो अपने आप नहीं रुक जाती, बल्कि उसको हम रोकना चाहें तो हमें कोई न कोई धक्का लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और तब वो रुकेगी। इसी तरह से यदि कोई भी ठेलिया रखी हुई है, ऐसे ही खड़ी है, यदि उस पर हम धक्का लगाते हैं तो वो आगे बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु की जो गति की अवस्था है, चल रही वस्तु है, उसको रोकने के लिए, अथवा कोई वस्तु रुकी हुई है उसको चलाने के लिए हमें कोई न कोई बाहर से कारण पैदा करना पड़ता है। कोई न कोई बाहर से कारण कार्य करता है और जिसके कारण वो गति पैदा होती है। हम इसे ही बल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बल वो बाह्य कारण है, वो बाहर का कारण है जो या तो किसी चीज़ को खींचता है या उसको ठेलता है। ये वो बाह्य कारण है या वो बाह्य खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की गति की अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो जो बल है वो एक बाह्य कारण है। बाह्य कारण है, बाह्य कारण का मतलब कि ये अंदर से नहीं, वस्तु रखी है मेज पर कोई भी किताब, तो किताब के अंदर से वो बल नहीं लग रहा है, बाहर से किसी ने उस पर बल लगाया और उसकी स्थिति में परिवर्तन किया, तो ये बाह्य कारण है। जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति, या तो वो विराम अवस्था में है, रखी हुई है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है, या कोई वस्तु चल रही है उसको रोकना है या उसको मोड़ना है, तो या तो विराम है या गति में है। तो या तो उस वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था को बदलता है। मेज पे किताब रखी, हमने उसको हटा दिया, गेंद लुढ़कती हुई आ रही, हमने उसको रोक दिया, अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। दीवार पे हम धक्का लगा रहे हैं लेकिन दीवार में उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं, धक्का लग रहा है, उस धक्का को ही बल कहते हैं। तो विराम अथवा गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। तो पहली चीज तो एक ये बाह्य कारण है जो किसी भी वस्तु की
किसी भी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। अब चूंकि ये खिंचाव या धक्का के रूप में लगता है, हम ये कह सकते हैं कि उस खिंचाव यानी पुल अथवा धक्का यानी पुश को बल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बल ना हो तो बस जिस तरह से है उसी स्थिति में रहेगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो चल रही है समान चाल से तो समान चाल से उसी दिशा में चलेगी। इसमें परिवर्तन करने वाला जो कारण है हम उसे बल कहते हैं। बल को हम न्यूटन से, उसका मात्रक न्यूटन है, न्यूटन से दिखाते हैं। और इसकी जो बीमा भी हम लोगों ने निकाली है m/L/t-2, इसकी ये बीमा है, ये उसका मात्रक है। ये SI पद्धति में है, और CGS पद्धति में हम इसको डाइन कहते हैं। बीमा तो वही रहती है। इसके बाद जो गति के नियम हैं वो 3 गति के नियम हैं, जिन्हें हम न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम वो 3 नियम हैं। पहला नियम है कि किसी भी वस्तु पर यदि बाह्य बल न लगे तो वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि समान वेग से किसी दिशा में जा रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी, यदि उस पर बाह्य बल न लगे। ये शर्त है। ये प्रथम नियम है कि किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल ना लगे तो वस्तु विराम में है, तो विराम में ही रहेगी। यदि किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल न लगे तो वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, तथा समान चाल से जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी। ये पहला नियम है कि यदि वस्तु विराम में है, स्थिर है, इस पर बाह्य बल नहीं लगता, यानी जो F है उसका मान 0 है, तो ये जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। और अगर मान लीजिए वस्तु चल रही है, V चाल से चलती जा रही है और इसके ऊपर भी बाह्य बल 0 है, तो इसी दिशा में इसी चाल से चलती रहेगी। ना तो इसकी दिशा बदलेगी और ना इसका वेग बदलेगा। ये इसका ये पहला नियम है। अब इसको हम
थोड़ा और समझते हैं। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये जड़त्व किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु अगर बाह्य बल न हो तो स्वतः से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती। स्थिर है तो वो स्वतः से स्थिर अवस्था में ही रहेगी, यानी अपनी इस अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी तरह से यदि कोई वस्तु चल रही है तो स्वतः से अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। वस्तु अगर किसी दिशा में जा रही है तो वो उस दिशा में कोई परिवर्तन स्वतः से नहीं कर सकती। पदार्थ के इसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व का मतलब हुआ कि वस्तु जिस भी गति की अवस्था में है, चाहे वो जीरो यानी वेग की अवस्था में हो, यानी विराम अवस्था में हो, चाहे किसी दिशा में वो किसी चाल से जा रही हो, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि बाहर से कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि बाह्य बल ही परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु की विराम की अवस्था अथवा समान गति की अवस्था में परिवर्तन केवल बाह्य बल ही कर सकता है, वो स्वतः से वह वस्तु नहीं करती। या हम ये कह सकते हैं कि वह वस्तु उस अवस्था के परिवर्तन का विरोध भी करती है, यानी वो उस अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती। हम इसे ही जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर वस्तु छोटी है और ये वस्तु को हम चलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए हमें मान लिया F1 बल लगाना पड़ता है। उसी चाल से इस बड़ी वस्तु को अगर हमें चलाना हो तो इसके लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जहाँ F1 इज़ स्मॉलर देन F2। इसका मतलब ये है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ा। इसकी जो जड़त्व का गुण था इसमें ज़्यादा था, अपनी अवस्था में बने रहने का गुण ज़्यादा था, इसलिए इसको गतिमान बनाने के लिए हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ा। ये छोटी वस्तु थी, इसको उसी चाल से चलने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ा। इसका मतलब कि जो जड़त्व है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी उसका ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी उसका कम होगा। अर्थात जड़त्व अनुक्रमानुपाते द्रव्यमान, जितना ही ज़्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का उतना ही वो विरोध करेगी, उतने वो अवस्था परिवर्तन को बनाए रखने में सक्षम होगी। तो इस प्रकार से जो जड़त्व का नियम है, इस जड़त्व के नियम को अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, वो चलना नहीं चाहती। अगर हम चलाना चाहेंगे तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटी सी ठेलिया है तो उसको हम थोड़ा बल लगा करके ही किसी वेग से चला लेंगे, लेकिन खड़े हुए ट्रक को उसी वेग से चलाने के लिए हम नहीं चला पाएंगे। इसलिए क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए उसका जड़त्व अधिक है, उसको अपनी अवस्था में जो बने रहने का गुण है वो अधिक है, और इसलिए उसको चलाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा। और वस्तु अगर छोटी है तो उसका जड़त्व भी कम है और इसलिए उसका द्रव्यमान भी कम है, और इसलिए उसको हम बड़ी आसानी से चला लेते हैं। दूसरा ये है गति का जड़त्व, कि कोई वस्तु अगर किसी चाल से चल रही है तो वो उसी चाल से चलना चाहती है। अगर हम उसको बड़ी वस्तु है
तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे। मान लिया कोई ट्रक आ रहा है और उसको ब्रेक फेल हो गया और वो इंजन बंद है और ट्रक लुढ़क रहा है, तो उसको रोकना हमारे लिए कठिन है। उसको रोकने के लिए बहुत बल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, अर्थात उसके गति का जड़त्व ज़्यादा है। वो अगर चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। अगर हम रोकना चाहेंगे तो हमको विरोध करना पड़ेगा, वो हमारे उस बल का विरोध करेगी और कभी तो हम दब भी सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई छोटी वस्तु लुढ़कती हुई आ रही हो तो हम उसको बड़ी आसानी से रोक देंगे, यानी उसके वेग में परिवर्तन कर देंगे। तो गतिमान अवस्था में बड़ी वस्तु है तो उसकी गति का जड़ तो ज़्यादा है और छोटी वस्तु का जड़ तो कम है। इसी तरह से अगर वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, हम उसको मोड़ना चाहते हैं, तो अगर बड़ी वस्तु है तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मोटरसाइकिल को मोड़ना हो तो आसान से मोड़ लेंगे, लेकिन ट्रक को मोड़ने के लिए ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो वस्तु है उसमें जो हमारा गति का पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और उसको इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं कि अगर वस्तु स्थिर है तो वो अपनी स्थिर अवस्था का परिवर्तन नहीं चाहती। अगर किसी दिशा में किसी चाल से चल रही है तो अपनी उस चाल और उस दिशा में भी वो परिवर्तन नहीं चाहती। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनुभव में आते रहते हैं। मान लिया कोई भी व्यक्ति किसी बस पर खड़ा है और बस में एक बारगी अगर चाल हो जाए या बस एकाएक चलने लगे तो व्यक्ति पीछे की ओर धक्का खा जाता है। वो पीछे की ओर इसलिए धक्का खा जाता है कि जब ट्रक यानी बस स्थिर थी, हम भी स्थिर थे, हमारा पूरा शरीर स्थिर था, हम विराम अवस्था में थे। ट्रक ने जब एक बारगी चलना शुरू किया तो ट्रक के साथ हमारे ट्रक के संपर्क में आने वाला नीचे का जो पैर का भाग था उसने भी उसके साथ चलने का प्रयास किया, लेकिन ये हमारा हार्ड नहीं है बल्कि ये लूज है। तो ये हमारा जो आगे वाला भाग था, हमारे ऊपर का भाग था, ये चूँकि स्थिर था, स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है, जड़त्व के कारण से स्थिर थी, इसलिए नीचे वाला भाग जब आगे बढ़ गया तो हमारे पीछे वाले भाग में पीछे की ओर धक्का लग गया, क्योंकि पीछे वाला तो अपनी जगह पर है और आगे वाला आगे को चला गया। तो एक तो ये हमारे यानी इस पहले वाले जो नियम है उसका उदाहरण है। इसी तरह से एक और भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि हम कोई भी गिलास को ले लें और इस गिलास के ऊपर एक हम कार्डबोर्ड रख दें, इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम एक सिक्का रख दें, एक कार्डबोर्ड के ऊपर ये सिक्का रखा हुआ है, और अगर इस कार्डबोर्ड पर हमने एकाएक बल लगाया, एकाएक, धक्का यानी बल, तो कार्डबोर्ड में धक्का लगते ही वो गतिशील हो जाएगा, वो विराम में जो था वो चल देगा, लेकिन इसकी गति का पता सिक्के को नहीं चलेगा। सिक्का स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगा और तब तक कार्डबोर्ड इसके नीचे से निकल जाता है, सिक्का जहाँ है वहीं रहता है और इस गिलास के अंदर सिक्का गिर जाता है। जैसे कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा ये सिक्का इसी में गिर जाएगा, कार्डबोर्ड के आगे जाते ही और सिक्का इसमें नीचे गिर जाता है, सिक्का यहाँ गिर गया। इसी तरह के और भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि हम अगर बस पे बैठे हुए हों और बस वाला एक बारगी ब्रेक लगाता है तो हमारे आगे का भाग आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि जैसे वो ब्रेक लगाता है बस का वेग घट जाता है, धीमी हो जाती। हमारे नीचे वाला भाग जो बस के संपर्क में है वो भी धीमा हो जाता है, लेकिन इसका ऊपर का जो हमारा भाग है वो उसी चाल से चल रहा है और इसीलिए वो उसी चाल से चलता रहता है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर ये भाग जुड़ा हुआ नहीं होता तो ये आगे चला जाता,
जुड़ा हुआ है और इसलिए वो आगे को धक्का खाकर और तब फिर उसी अवस्था में वापस हो जाता है। इसी तरह से किसी चलती हुई बस से उतरते समय या चलती हुई ट्रेन है, वो ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक रही है और उसी समय हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है अगर उसी दिशा में हम मुँह करके उतरते हैं तब तो हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर उल्टी दिशा में उतर जाएं तो हम ट्रेन के नीचे चले जाते हैं या बस के नीचे चले जाते हैं। क्योंकि जब बस या ट्रेन जा रही है, हम भी उस बस या ट्रेन में हैं, तो हमारी चाल और बस या ट्रेन की चाल दोनों एक दिशा में एक ही चाल है। लेकिन जैसे हमने पैर रख करके दूसरी दिशा में रुकने की कोशिश की तो हमारा जो नीचे का भाग है ज़मीन में, उसका वेग एक बारगी 0 हो जाता है। लेकिन ऊपर का भाग हमारा वही रहता है जिस वेग से हम चल रहे थे, बस के साथ या ट्रेन के साथ, और इसलिए उसी दिशा में हम धक्का खा जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, असंतुलित होकर कभी कभी ट्रेन या बस के नीचे चले जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं कि जब जड़त्व के कारण, मान लीजिए हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन पर अगर हम गेंद को उछालते हैं तो गेंद हमारे ही हाथ में गिरता है। उछाला, वो गेंद हमारे हाथ में आ गया। इसलिए हमारे हाथ में आ जाता है क्योंकि गेंद ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। जब हमारा हाथ आगे जितनी दूर चला जाता है वो गेंद भी उतनी दूर आगे चला जाता है। क्योंकि ट्रेन के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के वेलोसिटी वही है। वो ट्रेन के अंदर चाहे बैठा हुआ व्यक्ति हो, ट्रेन की सीट है, हमारा गेंद है, सबकी वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्षैतिज वेलोसिटी वो एक ही है। तो जब गेंद को उछाला हमने तो गेंद तो ऊर्ध्वाधर ऊपर गई, लेकिन क्षैतिज दिशा में तो आगे बढ़ जाती है। और इसलिए जब गेंद ऊपर से नीचे आई वो क्षैतिज वेलोसिटी तय करके, तब तक हमारा हाथ भी वहाँ पहुँच गया, हमारे हाथ में गिरी। क्योंकि हम भी उसी वेलोसिटी चल रहे हैं, इसलिए वो गेंद ऊपर जब हम उछालते हैं तो उछालते समय गेंद अगर नीचे से हम देखें तो ऐसे जाता है, हमारा हाथ यहाँ रहता है जहाँ से हम उछालते हैं, और ये गेंद यहाँ पहुँचता है, उसी समय हम भी यहाँ पहुँचते हैं और पुनः हमारे हाथ में वो गिर जाता है। लेकिन ये तो बाहर, ट्रेन के बाहर वाले व्यक्ति को ऐसा दिखेगा। लेकिन चूँकि जब हम यहाँ रहते हैं तो गेंद भी यहाँ रहता है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो गेंद यहाँ रहता है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो गेंद यहाँ रहता है, हम यहाँ पहुँचते हैं तो गेंद यहाँ रहता है, यहाँ पहुँचते हैं तो गेंद यहाँ रहता है। और इस तरह से गेंद हमसे आगे नहीं जाता और गेंद हमसे पीछे नहीं जाता, इसलिए गेंद हमको हमेशा ऊपर जाता हुआ और फिर नीचे आता हुआ दिखता है। क्षैतिज वेग हमारा और गेंद का बराबर है, इसलिए हम साथ साथ रहते हैं। खाली ऊर्ध्व वेग में परिवर्तन होता है, गेंद ऊपर जाता है और हमारे हाथ में आ जाता है। अगर गेंद को हमने ऊपर फेंका और उस समय ट्रेन में ब्रेक लग गया तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन गेंद आगे चला जाएगा, तो हमारे हाथ में नहीं आएगा बल्कि गेंद आगे जा कर के गिरेगा। तो ये हमारे जो गति का जो जड़त्व का नियम है, उस जड़त्व के नियम का ये उदाहरण है। इसी तरह से हमने आपको बताया कि अगर वस्तु सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी रेखा में ही चलना चाहती है, वो मुड़ना नहीं चाहती। लेकिन अगर हम मुड़ना चाहते हैं तो फिर हमको बल लगाना पड़ेगा। वस्तु हमारे उस बल के का विरोध करती रहेगी, हम बल लगा के उसको मोड़ सकते हैं। हम बस पर बैठे हों, अगर बस बाईं तरफ को मुड़ जाती है तो हम दाहिनी ओर को मुड़ जाते हैं, क्योंकि हम तो सीधी रेखा में जा रहे हैं। जैसे बस मुड़ती है तो हमारा नीचे वाला भाग तो इधर को मुड़ता है, लेकिन ऊपर वाला भाग तो सीधी रेखा में जा रहा होता है। जब ऊपर वाला भाग सीधी रेखा में जा रहा होता है तो नीचे वाले भाग की तुलना में ऊपर वाला भाग सीधी रेखा में जाता है और हमको अनुभव होता है कि जैसे हम अपने दाएं ओर को मुड़ रहे हैं, क्योंकि हम बाएं मुड़ना नहीं चाहते। नीचे का भाग मुड़ जाता है लेकिन ऊपर का भाग तो सीधी रेखा में ही चलना चाहता है। इसलिए वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही तो सीधी रेखा में चलती, वो मुड़ना नहीं चाहती। तो यहाँ पर जो ये गति का जो पहला नियम है कि किसी वस्तु पर यदि बाह्य बल न लगे तो वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, तथा समान चाल से जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में उसी चाल से चलती रहेगी। इसे हमने बताया कि इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व इसीलिए क्योंकि वस्तु जिस चाल से चल रही उसी चाल से चलेगी। विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, वो अपनी विराम अवस्था की अथवा गतिमान अवस्था की
परिवर्तन का विरोध करेगी, परिवर्तन नहीं चाहेगी। वो परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे, और वो स्वतः से कोई परिवर्तन वस्तु नहीं करेगी। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का दूसरा नियम पढ़ने का पहले हम लोग पढ़ते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है और उसकी वेलोसिटी दोनों के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग हमने इसलिए कहा क्योंकि वस्तु सरल रेखा में चल रही है, और वस्तु में सरल रेखा में भी चल सकती है, वस्तु घूर्णन गति भी कर सकती है, वृत्तीय मार्ग पर भी चल सकती है। और इसीलिए हमने जब सरल रेखा में चलेगी तो उसको रेखीय संवेग कहा, और घूर्णन गति करेगी या वृत्तीय गति करेगी तो वहाँ भी गति होगा, वहाँ भी वेग होगा, इसलिए वहाँ पर हम कोणीय संवेग कहेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको रेखीय संवेग कहा। अब रेखीय संवेग कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर भारी है और उसकी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी छोटी वस्तु की है, तो निश्चित रूप से जो भारी वस्तु है उसको रोकना कठिन है, और इसी तरह से भारी वस्तु को चलाना कठिन है। छोटी वस्तु को उसी वेग से चलाना आसान है, और छोटी वस्तु अगर चल रही है तो उसको रोकना आसान है। तो संवेग किसी भी वस्तु का वो गुण है जो ये बताता है कि वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल उसके द्रव्यमान पर और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। हम उसे को संवेग कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग कहते हैं। और इसीलिए रेखीय संवेग P बराबर m इंटू v, ये वेक्टर राशि है और यह भी वेक्टर राशि है, वेग है, यह अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। तो P इक्वल टू mv, इसका मात्रक होगा, हम जानते हैं m का मात्रक है किलोग्राम, b का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हुआ। इसकी विमा भी हम निकाल सकते हैं। इसकी विमा किलोग्राम का m, मीटर का l और t का -1, ml t-1, यह है रेखीय संवेग। अब यदि रेखीय संवेग को हम देखें तो रेखीय संवेग में ये तीन राशियां हैं। द्रव्यमान अगर स्थिर रहे, इसका अगर परिमाण के रूप में लिखें तो हम जानते हैं P इक्वल टू m इंटू v, ये इसका परिमाण है, वेक्टर राशि नहीं लगाई, मान है। m स्थिर रहे, m स्थिर सामान्यता तो हमको m स्थिर रहता है, लेकिन अगर वस्तु
का वेग बहुत बढ़ जाए तो वहाँ पर द्रव्यमान बदल जाता है। तो हमें मान के चलते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान यानी स्थिर है। तो यदि यम स्थिर, अगर यम स्थिर है तो P अनुक्रमानुपाती भी, यानी P और B समानुपाती होते हैं। ये हमारा V है और ये हमारा P है। सीधी रेखा होगी। जैसे जैसे B बढ़ता जाएगा उसका संवेग भी बढ़ता जाएगा। सीधी रेखा है। यहाँ पर जो यम है वो स्थिर है, और अगर B स्थिर हो, B स्थिर है, तो संवेग यम पर निर्भर करेगा। छोटी वस्तु का संवेग कम होगा, बड़ी वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो संवेग द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। छोटा द्रव्यमान संवेग कम, अधिक द्रव्यमान संवेग अधिक। ये भी स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यहाँ पर P अनुक्रमानुपाती यम, P = mb। इससे ये हमको मिला और इसी से हमको ये मिला, P अनुक्रमानुपाती यम। इसके अलावा अगर संवेग स्थिर हो, चाहे द्रव्यमान बदल जाए तो V बदल जाए, B ज़्यादा हो गया तो द्रव्यमान कम हो गया, तो ये P उसका स्थिर है। अगर वस्तु का संवेग स्थिर है, P स्थिर, अगर P स्थिर है तो फिर यम × V भी स्थिर रहेगा। इसका मतलब कि यम अनुक्रमानुपाती 1/V। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस प्रकार P और V का संबंध इस तरह से आएगा। यह है आपका V और ये है आपका यम। P स्थिर है, ये तो हो गए हमारा जो रेखीय संवेग है, इस रेखीय संवेग से संबंधित। अब इसके बाद है गति का दूसरा नियम। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।